गुड इवनिंग ऑल। आज की क्लास में हम नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 डिस्कस करने वाले हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम एनकेसी भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका एक जो थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, इसका इंट्रो ले लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो नाम से ही आप लोग देख रहे हैं इसे कि नेशनल नॉलेज कमीशन यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इसे कहते हैं। मतलब अब जब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है तो इसका उद्देश्य क्या होगा आप लोग खुद समझ सकते हैं। ओके, द नेशनल नॉलेज कमीशन इज अ हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ नॉलेज सोसाइटी। जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ये क्या होगा, ये जो भारत का प्रधानमंत्री होगा उसकी एक एडवाइजरी बॉडी होगी जो कि उसको एडवाइस करेगी। किस संबंध में एडवाइस करेगी? किस तरीके से भारत में ज्ञान का प्रसार किया जाए और कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। इंडिया का जो सोसाइटी है उसे कैसे हम एक नॉलेज सोसाइटी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सके। ओके, ऑन 13th June 2005 then Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh constituted the NKC as a think tank charged with considering possible policy that might sharpen India's comparative advantage in the knowledge intensive सर्विस सेक्टर्स। तो देखिए सबसे पहला तो आप अब क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं आपका जो फोकस है वो स्क्रीनिंग की तरफ है, और अगर कोई और एग्जाम के लिए भी आप पढ़ रहे हैं तो किसी भी आयोग का गठन कब हुआ है और उस आयोग की चेयरमैनशिप किसने की है, ये दो प्रश्न तो आप लोगों के लिए प्राइमरी होते हैं कि आपको आने ही चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि 13 जून 2005 के दिन इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसको एस्टेब्लिश करने की प्रयास किया, मतलब आरंभ किया गया। और ये करने का जो श्रेय है वो भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जाता है। ठीक हो गया? इसके बाद अब हम बात करें अगर इसके चेयरमैन की, तो चलिए ऑब्जेक्टिव से पहले हम इनके चेयरमैन को देख लेते हैं। मिस्टर सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा को इसका चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, और अभी कुछ ही 1 या 1.5 साल पहले की बात होगी, आपने शायद सैम पित्रोदा की कुछ स्टेटमेंट सुने भी होंगे। बीजेपी सरकार के अगेंस्ट इन्होंने बोला था। ठीक है, काफी सारा मतलब काफी टाइम तक ये चर्चा में रहे थे। राइट, तो सैम पित्रोदा जो थे वो काफी अच्छे, मतलब कह सकते हैं कि कांग्रेस के एक विश्वसनीय थे या विश्वास पात्र थे जिनको इसका चेयरमैन बनाया गया। और मेन जो हेड रहेगा इस कमीशन के लिए, जो एडवाइजरी बॉडी इसके लिए बनाई जा रही है, वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, चाहे वो तात्कालिक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी हों, चाहे वो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हों। अब आप लोगों को ये भी जान लेना जरूरी है कि इसका जो गठन है वो तो 2005 में हुआ था, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार जब आई थी तो उन्होंने इसको भंग कर दिया था। तो वर्तमान में एनकेसी का अब कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस हेतु ये बहुत, मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप आपको इसमें स्टडी करने की आवश्यकता है, क्योंकि सिलेबस बहुत है, समय कम है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से टॉपिक हम डिटेल में पढ़े और कौन से हम ऊपर ऊपर पढ़े। तो डिटेल में पढ़ने के लिए आपको आरटी एक्ट है, एनसीएफ 2005 है, देन एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2019 है, एनपीई 1986 है। ये ऐसे टॉपिक्स है जो डिटेल में पढ़ने हैं। कोठारी आयोग है ना? बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे एनकेसी है आपका, या फिर उधर राधा कृष्ण आयोग है, मुद्रालय आयोग है, ये आपके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रह जाते हैं। ठीक है, फिर भी हम इनका जो मेन जो ओवरव्यू है वो ले लेते हैं कि किसने गठित किया इसको, इसके उद्देश्य क्या थे। किसी भी आयोग, किसी भी नीति के गठन के कुछ उद्देश्य होते हैं। अगर वो उद्देश्य आप लोग याद रख लेते हैं या उन उद्देश्यों को आप समझ लेते हैं, और 2 या 3 जो नीतियां हैं, जो आयोग है, उनके बीच में जो उद्देश्यों का डिफरेंशिएशन है उसे समझ लेते हैं आप कि क्या अंतर है उद्देश्यों का, तो आप ये समझिए कि पूरा का पूरा जो आपका आयोग हो चाहे नीति हो, उसकी समझ आपको ऑलरेडी आ जाती है। राइट, तो देखिए उद्देश्यों को मैं बहुत जनरल मैनर में आपके सामने प्रदर्शित कर देता हूँ। ये बहुत लंबा आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इसको नहीं भी आप पढ़ते चल जाते हैं, हम आगे चलेंगे सीधे डायरेक्ट देखते हैं। द कमीशन सबमिटेड द रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन दीज 5 ब्रॉडर एरियाज। ठीक, तो कौन कौन से 5 एरियाज थे ये याद रखने, क्योंकि देखो 5 ही क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया है, अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। अभी आपने 2 दिन पहले की क्लास में एनसीएफ पढ़ा था। राइट, तो एनसीएफ जब आपने पढ़ा तो उस समय भी आपको बताया था मैंने कि मेन जो थे उसके 5 चैप्टर्स थे। कौन कौन से चैप्टर्स थे, रिकॉल करिए फटाफट आप लोग। राइट, तो
which are the major 5 areas? तो one is knowledge concepts, creation of knowledge, knowledge application, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, एक्सेस टू नॉलेज। तो सबसे पहला जो एरिया है इनका वो तो ये है कि भाई नॉलेज कंसेप्ट क्या क्या है जो वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक, उनके बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए। यानी कहें कि कोर जो टॉपिक्स है, कोर जो सब्जेक्ट्स हैं उनका आप नॉलेज रखें जो आपके व्यवहारिक जीवन के लिए आवश्यक है। फिर क्रिएशन ऑफ नॉलेज, मतलब कि नए ज्ञान की का निर्माण करना भी आपको आना चाहिए। फिर जो नॉलेज आपने निर्मित की है या जो नॉलेज आपने एडॉप्ट किया है, उसका एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई नॉलेज गेन कर लिया, अब उसका आप यूज़ ही नहीं कर रहे लाइफ में। कोई बेनिफिट नहीं है ना उसका जब तक आप उसको क्या करें, एप्लीकेबल ना हो आपके लिए वो। देन इसके बाद डिलीवरी ऑफ सर्विस एंड देन द एक्सेस टू नॉलेज। तो ये 5 एरियाज़ है, इनको आप टिप्स पे लर्न कर लीजिएगा। नॉलेज कंसेप्ट, क्रिएशन नॉलेज, नॉलेज एप्लीकेशन, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, एक्सेस टू नॉलेज। तो इनमें से 4 एरियाज में तो नॉलेज वर्ड का ही यूज हुआ है, ठीक है, और एक आपका डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है। तो एक्सेस टू नॉलेज अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत डिटेलिंग में फिर कह चुका हूँ आपसे कि इसकी आवश्यकता हमको नहीं है, हमें ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। फिर भी थोड़ा बहुत जो हमको इसका एक बेसिक कंसेप्ट समझा दे एनकेसी का, उतना डिस्कशन हम यहाँ जरूर करेंगे। तो एक्सेस टू नॉलेज के संबंध में अगर हम बात करें तो थ्रू there are though there are constitutional provisions to increase universal access to quality education for Indian children, there is a need for a central legislation ensuring the right to education। तो एक्सेस टू नॉलेज के संबंध में इन्होंने ये सजेस्ट किया कि भाई हमें अगर इंडिया के अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है हमारे बच्चों को, तो हमें उसके लिए एक कानून तो बनाना ही पड़ेगा। और इस इन्हीं की सिफारिश पर फिर राइट टू एजुकेशन आपका बना। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि राइट टू एजुकेशन के कहें कि कानून के लिए प्रमुख सिफारिश किसकी तरफ से थी, तो एनकेसी की ये सिफारिश थी। उनकी सिफारिश पे ही मुख्यतः ये बनाया गया है, इसको आपने याद रखना है। दिस मस्ट इन्वॉल्व a financial provision requiring the central government to provide the bulk of the additional funds needed for realizing the right to education. The legislation should also lay down minimum standard of quality in school education, and for it to be effective, the responsibility of the government at different levels must be recognized and made judiciable। अब अच्छी बात यह है कि आज हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम आरटी एक्ट पढ़ चुके हैं और आप सभी लोगों को आरटी एक्ट का पूरा नॉलेज कंप्लीटली है ना? आपने पढ़ लिया है ना आरटी एक्ट? एक जना कोई बता दो आप में से। आरटी एक्ट पढ़ चुके हैं ना आप लोग? बोलिए ना। हाँ ठीक है, ओके। तो आरटी एक्ट आपने पढ़ लिया, तो आरटी एक्ट में आपको बताया था मेन 4 एरियाज थे। पहला ये कि बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। दूसरा था कि जो शिक्षक होंगे उनके लिए क्या-क्या मुख्य अर्हताएँ होंगी, है ना? जैसे सीटेट है, यूटेट है, ये कर दिया गया था आपका आरटी एक्ट के बाद। इसके बाद विद्यालयों के लिए मिनिमम क्या-क्या स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, ठीक है? जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो मिशन ब्लैक बोर्ड था 1986 पॉलिसी का, उसी को एप्लीकेबल करने के लिए बात कही गई थी, ठीक है? कि हर विषय के लिए, हर शिक्षक के लिए अलग-अलग कक्ष होना चाहिए, बच्चों के लिए अलग-अलग शौचालय होने चाहिए, महिला-पुरुष के लिए इस तरह की बातें, है ना? इसके साथ ही साथ कब विद्यालयों को पूर्ण रूप से कौन-कौन से करिकुलम डेवलप करने हैं, कौन-कौन चलाने हैं, इससे संबंधित बात इसमें रखी गई थी। तो ये सारी ही बातें क्या है आपका एक्सेस टू नॉलेज की हैं, मतलब कैसे आप नॉलेज को एक्सेस करवाते हैं। तो भई साफ-सी बात है, अगर आपको नॉलेज एक्सेस करानी है, तो उसके लिए स्कूल ही आपका मेन मीडियम होता है। तो स्कूल को आप स्कूल के बेटरमेंट के लिए आप काम कीजिए। तो स्कूल के अंदर क्या-क्या होता है? स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, स्टूडेंट एंड करिकुलम। तो ये 4 एरियाज़ जो है, वो हम डिस्कस कर चुके थे आरटी एक्ट में। देन लैंग्वेज की बात करें अगर हम, तो इन द प्रेजेंट इंटरनेशनल सेटअप नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज is one of the most important factors of access to higher education, job opportunities and social acceptability। तो ये कह रहे हैं कि अगर भाषा की हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ भारत में जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके माध्यम से बच्चों को ज्ञान देने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि क्योंकि हम इसके आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों के ज्ञान को निर्माण करने के लिए उनको हम प्रेरित करना चाह रहे हैं, उनको हम बनाना चाह रहे हैं। तो क्या करें
कि आप क्या बच्चों को अंग्रेजी भाषा सिखाएं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और जितने भी नए-नए आपके इन्वेंशंस होते हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश ज़रूर होते हैं। बच्चे का एक्सेस ऑफ नॉलेज तब एनहांस होगा, तब बढ़ेगा जब उसको इंग्लिश भाषा का या अंग्रेजी भाषा का पूर्ण ज्ञान हो पाएगा। जैसे आप ही लोग हैं ना, देखिए आप जब भी इंटरनेट में कुछ सर्च करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। वहीं अगर आप हिंदी में सर्च करेंगे तो शायद उतना अवेलेबल ना हो, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं हूँ, मैं एक टीचर हूँ और मैं चाहता हूँ कि भई मैं अगर कुछ पोस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश में पोस्ट करने का प्रयास करूँगा। मुझे पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज की रीच मैक्सिमम लोगों तक होती है। साउथ इंडियन है वो भी इंग्लिश समझेगा, नॉर्थ इंडियन है वो भी इंग्लिश समझेगा, है ना? विदेशी है वो भी इंग्लिश समझेगा। तो जो मेरा पोस्ट है वो मैक्सिमम लोग पढ़ पाएँगे उसको, मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट ले पाएँगे। तो यही रीज़न रहता है कि मैक्सिमम लोग क्या होते हैं आपके जो पोस्ट होते हैं या फिर जो भी आपका नॉलेज होता है वो इंटरनेट में या कहीं पर भी आपको इंग्लिश में ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो एक्सेस करने के लिए नॉलेज को इंग्लिश लैंग्वेज का आना अनिवार्य है। Hence the teaching of English as a language should be introduced along with the first language ऑफ द चाइल्ड, ठीक है? तो बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाने के साथ-साथ आप अंग्रेजी में पढ़ाना भी शुरू कीजिए और एक विषय के रूप में उसको रखिए, राइट? Starting from class 1, moreover, the pedagogy of English language teaching should be reformed on the basis of current international situation. और इन्होंने ये भी कहा कि इंग्लिश को पढ़ाने की जो पेडागोजी है, वो थोड़ा-सा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हम जो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते हैं, जब आप लोगों को मैंने इंग्लिश की पेडागोजी थोड़ा बहुत जब डिस्कस किया था, तो आपको मैंने कई अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश पढ़ाया था। उस समय बताया था आपको मैंने कि वर्तमान में जो हमारा है सीएलटी का हम यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज होती है, यानी लैंग्वेज का जो स्वरूप है, जो एस्पेक्ट है, वो क्या है? कम्युनिकेशन के लिए है। तो हम क्या करें, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की ओर ज़्यादा ध्यान ना दें, लैंग्वेज की ग्रामर की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें, बस भाषा में कुछ ही शब्दों का प्रयोग करके अगर उसका पूरा सार निकल के आ रहा है, तो वो शब्द इनफ है अपने आप में, राइट? इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको आप देख लीजिएगा यूट्यूब में चैनल में हमारे मिल जाएगा, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो अब है ट्रांसलेशन, ठीक है? एज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री इन इंडिया, ट्रांसलेशन कैन play a extreme role in making knowledge accessible to different linguistic groups. अब ये कह रहे हैं कि आप क्या करें, कोई भी अगर कंटेंट है उसको मैक्सिमम लैंग्वेज में उसको क्या करें, आप स्प्लिट करें, जिससे कि जो बच्चे हैं उन तक उसकी कंटेंट की पहुंच हो सके। Hence translation can be made एंड इंडस्ट्री। तो इस प्रकार से क्या होगा, ट्रांसलेशन एक इंडस्ट्री के रूप में भी काम करेगा, मतलब कि आप आज भी देखते होंगे कई लोग क्या होते हैं, अनुवादक का कार्य करते हैं। इसका एक बहुत छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कोई भी मूवी जो साउथ इंडिया की होती है, आपने देखा होगा वो मूवी हिंदी में डब होकर के उसी डेट में रिलीज हो जाती है जिस डेट में साउथ इंडियन लैंग्वेज में वो रिलीज हो रही होती है। या ये कहें कि इंडियन जो बॉलीवुड की मूवी होती है, हमारी हिंदी मीडियम की मूवी होती है, वो अलग अलग लैंग्वेज में आपका वर्ल्ड वाइड उसी डेट में रिलीज हो रही होती है जिस डेट में इंडिया में। ऐसे ही कोई हॉलीवुड की मूवी है, तो वो सेम डेट में ही क्या होता है, इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो जाती है इजीली। समझ रहे हैं ना इस बात को आप? तो ये क्या है, ट्रांसलेशन ही है आपका, अनुवादक ही लोग ये कार्य करते हैं और ये इंडस्ट्री क्या है, बहुत ज़्यादा आज की डेट में बूम में है भी। तो मोreover, a national translation mission should be formed B for promoting translation activities all over the nation. This mission can be a source of information on translation activities, provider of the tools and opportunities for getting trained in translation. ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना चाहिए, ट्रांसलेशन को भी ज्यादा महत्व देना चाहिए, इसके माध्यम से जो नॉलेज का एक्सेस है वो बढ़ सकता है। लाइब्रेरीज, तो लाइब्रेरीज कैसे नॉलेज के एक्सेस को एनहेंस करती है, कैसे बढ़ाती है? देखिए जो भी आप अभी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको रिलेट करेंगे किससे? एक्सेस टू नॉलेज को, कि आप कैसे नॉलेज को एक्सेस करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो पहले आपने पढ़ा इसमें लैंग्वेज का रोल, आरटी का रोल, है ना? अभी और क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी का रोल आप पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन का रोल आप पढ़ चुके हैं। तो लाइब्रेरी के बारे में शायद ही बताने की आवश्यकता है कि लाइब्रेरी किस प्रकार से नॉलेज के एक्सेस को हेल्प करती है। आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ जाते हैं कि आपको जो रिक्वायर्ड बुक है वहां पर मिल जाए और उस बुक में जो कंटेंट आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाता है, तो आपका क्या है, नॉलेज एक्सेस आपका बढ़ जाता है। फॉर द रिफॉर्मेशन एंड बेटरमेंट ऑफ लाइब्रेरीज ऑल ओवर द कंट्री देयर शुड बी अ मल्टी मल्टी सर्वे ऑफ लाइब्रेरीज।
All the libraries should be modernized in the case of management so that to ensure larger community participation, an independent national commission on library should be formed for monitoring and channelizing all the development activities of libraries across the national copying with the latest international trend of in the field। तो इस प्रकार से जो भी लाइब्रेरी हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं उनको उनके बेटरमेंट के लिए, उनके सुधार के लिए अब काम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए एक राय इन्होंने दी है एनकेसी ने कि भाई आप क्या करें, जैसे आप एजुकेशन कमीशन लेकर के आते हैं, जैसे आप कोई वित्तीय आयोग लेकर के आते हैं, फाइनेंस कमीशन लेकर के आते हैं, उसी प्रकार से आप लाइब्रेरी से संबंधित एक कमीशन लेकर के आए, जिसमें लाइब्रेरी के बेटरमेंट के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, उस संबंधित सिफारिशें आपको मिल सकें और आप फिर उसके अकॉर्डिंग काम करें। देन है नेशनल नॉलेज वर्क नेटवर्क। अब नेशनल नॉलेज नेटवर्क से हमारा क्या अर्थ है देखते हैं। एज लाइव consultation, data, and resource sharing is an inevitable factor is successful research, and the government should establish a high-end national knowledge network connecting all knowledge institutions in various fields and at various locations throughout the country, though through an electronic digital broadband network with गीगाबाइट कैपेसिटी। अब ये कह रहे हैं कि भाई नॉलेज नेटवर्क को बढ़ाने का काम जो है वो इंटरनेट के माध्यम से बेटर हो सकता है, जिसके लिए सबसे पहले तो इंटरनेट की बेटर कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ेगी और जो भी हमारा जो डेटा है, जो भी हमारा जो नॉलेज डेटा है वो सारा क्या हो डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए, जिससे कि जो नॉलेज है उसका एक्सेस बढ़ सके, रिसोर्सेज मोर एंड मोर आपके अवेलेबल हो सके, राइट। तो इस क्षेत्र में हर एक इंस्टीट्यूट को काम करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आपने अगर नाम सुना होगा ओपन रिसोर्सेज का, ठीक है ना, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज करके ओईआर करके आप एक टॉपिक पढ़ते भी है बीएड में, जहां पर जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज ओपन यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं वे कोशिश करती हैं कि जो कंटेंट होता है उनका उसको वो नेट पे अवेलेबल करवाए और कोई भी व्यक्ति उसको इजीली एक्सेस कर सके। फिर है एक्सेस टू नॉलेज के अंदर पोर्टल्स। अब पोर्टल्स क्या होते हैं, आप लोग तो इंटरनेट यूज करते हैं, आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता इतना है नहीं, है ना। लेकिन फिर भी देखिए, गवर्नमेंट शुड क्रिएट नेशनल वेब बेस्ड पोर्टल्स ऑन some key sectors such as water, energy, environment, teachers, biodiversity, health, agriculture, employment, citizens right, etc., which would serve as a single window for information on the given sector for all stakeholders and would be managed by body consisting of representatives from different sectors of the society to ensure that they have a national characters। तो इन्होंने सजेस्ट ये किया है कि हमें जो गवर्नमेंट है उसको बहुत सारे जो सेक्टर्स है जैसे वाटर का है, एनर्जी का है, एनवायरनमेंट का है, टीचर्स का है, बायोडायवर्सिटी का है, हेल्थ का है, एग्रीकल्चर का है एंड ऑल जो भी है, उनका एक सिंगल पोर्टल बनाना चाहिए या कहे कि अलग पोर्टल बना सकते हैं जिसके बेसिस पे क्या हो कोई भी व्यक्ति अगर वो टीचर है उसको टीचिंग से रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए तो उस पोर्टल से वो ले सकता है। ठीक है? जैसे आप आज देखते हैं कि आप विकिपीडिया वगैरह यूज करते हैं, है ना? इसके अतिरिक्त अगर आप देखें कई सारे आप ब्लॉग्स यूज करते हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारा क्या है आपका कंटेंट तो आपको मिल जाता है, बट उसकी कोई ऑथेंटिसिटी आपको नहीं रहती। तो गवर्नमेंट क्या ये इंश्योर करे कि जो ये पोर्टल बनेंगे, है ना, वेब बेस्ड, इनमें क्या होगा जो भी कंटेंट होगा वो ऑथेंटिक होगा और उसकी क्या होगी एक लायबिलिटी रहेगी, उसकी रिलायबिलिटी भी वहां पर कंफर्म की जाएगी। देन हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क। As the advanced development in information and communication technology have created new opportunities for enhancing the efficiency of healthcare delivery, the government would better create a web-based network connecting all healthcare establishments, private as well as public. Similarly, a common electronic health record based on open source solutions need to be created for storing the health related data and making them available for all। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप इस पोर्टल का जो सॉरी अब जो
ये कमिटी है या ये कमीशन है, ये सजेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट को कि जैसे इससे पहले के सेक्शन में आपने अलग-अलग जो विषय थे उनके लिए पोर्टल डिज़ाइन किए थे, अब आप इसी प्रकार से पोर्टल डिज़ाइन करके हेल्थ इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति हेल्थ संबंधित कुछ नॉलेज लेना चाह रहा है तो उसको वो ले सके। जैसे कि आज की डेट में अगर आप देखते हैं, आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होते हैं कि किस बीमारी में कौन से न्यूट्रिएंट ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपको कोई विटामिन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई है ना? तो वो कहाँ से आपको कवर कर सकते हैं आप, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई एक ऑथेंटिक पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक। अब आते हैं हम नॉलेज कांसेप्ट्स पर। तो देखिए नॉलेज कांसेप्ट्स में बात करें तो सबसे पहले तो स्कूल एजुकेशन है। For making access to good school education, the following steps should be taken. अब स्कूल में आपको एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स यूज करने चाहिए? तो ये सजेस्ट कर रहा है कमीशन कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लोकल ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। तो सबसे पहले तो आपको जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन करने की आवश्यकता है, ताकि छोटे स्तर पर भी जो विद्यालय से या फिर कहें कि उनके जो लोकल बॉडीज हैं, उनके पास इतने अधिकार हों कि अपनी अधिकारों की अंतर्गत कुछ जो भी नियम उनको लगता है उनमें बदलाव कर सकें या फिर नए नियमों का निर्माण कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसबर्सल ऑफ फंड, improving school infrastructure, improving school inspection with a greater role for local stakeholders, more accessibility, information and communication to teachers, students, and the administration, reforms in the curriculum and examination systems by moving away from rote learning to a critical understanding of concept, and the last one is faculty improvement. तो कुछ 7 इन्होंने बताए हैं जिनमें सबसे पहला है जिसमें ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, डिसेंट्रलाइजेशन कर देना है और जो लोकल बॉडी होती है उनको ऑटोनॉमी दे देनी है डिसीजंस लेने की। सेकंड वाले में ये कह रहे हैं कि जो फंड का जो आप क्या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर माना किसी एक स्कूल को अधिक फंड की आवश्यकता है तो उसको अधिक दिया जाए, किसी स्कूल को अगर कम है तो उसको कम दे करके काम चला लिया जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर स्कूल को इक्वल आप फंडिंग करें। इम्प्रूविंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी विद्यालय के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संरचना है उसको थोड़ा इम्प्रूव करें। क्लियर हो गया? और उस इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे ही मान्यता देने का प्रावधान रखा जाए, राइट? और जो लोकल स्टेक होल्डर्स है उनके रोल को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है? ताकि वो अपने स्तर से विद्यालय के बेटरमेंट के लिए जितना हो सका उतना काम करें। क्लियर है? देन इसी प्रकार से फिर आपने क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है टीचर के साथ उसको, जो टीचर, स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल का जो कम्युनिकेशन होता है उसको और एक्सेसिबल बनाना है, उसको और इम्प्रूव करना है। डायरेक्ट टॉक्स बीच में उनके हो सके ऐसा कुछ हमने व्यवस्था करनी है। देन इसके बाद एग्जामिनेशन सिस्टम पर और करिकुलम पर भी रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले कई सारे आयोग आप पढ़ चुके हैं, नीतियाँ पढ़ चुके हैं, आपने इस हर जगह पढ़ा है कि जो एग्जामिनेशन जो रिफॉर्म है उसमें एक ही बात बार-बार कही जा रही है कि जो रोट मेथड है, रटने की जो विधि है उसको समाप्त कर दिया जाए और बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए, जिसके लिए आप जो कंटेंट पढ़ाते हैं उसे बच्चों की लाइफ से जोड़ दें। फैकल्टी इम्प्रूवमेंट में मतलब आप मैक्सिमम जितना हो सके टीचर को, अभी आपने जब एनपी 2019 पढ़ा था तो आपको बताया था कि है ना, उस समय भी कि जो टीचर्स हैं उनके ट्रेनिंग के लिए मैक्सिमम प्रयास करने हैं। इससे पहले आरटी में भी आपको बताया गया था, है ना? उससे पहले आपने कोठारी आयोग पढ़ा, तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि 50 घंटे कम से कम 1 साल में टीचर ने, जो इन सर्विस टीचर है, उसने अपने प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट में लगाने हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से टीचर्स या फैकल्टी इम्प्रूवमेंट में भी काम करना है, जिससे कि जो स्कूल जो नॉलेज कांसेप्ट है वो डेवलप हो पाएगा, ठीक है? देन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वीईटी, देख लीजिएगा इसका एब्रिविएशन जहां पर भी आपको मिलता है ना कोई भी, तो एब्रिविएशन को आप लर्न कर लिए करें। एग्जामिनेशन में एब्रिविएशन जब आता है तो फिर वहां पर कोई इफ और बट की गुंजाइश नहीं रह पाती। पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो फिर आप तुक्का नहीं लगा सकते, राइट? टू इम्प्रूव वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, देयर शुड बी अ फ्लेक्सिबिलिटी of VET within the mainstream education system, the need to expand capacity through
innovative delivery models, including healthy public-private partnerships. As the recognized sector of the country's labor force comprises only 7%, there should be enhancement of training options available for the unorganized and informal sector so that the increase the productivity of the nation. There should be proper certification of vocational education and training. तो कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि जो वोकेशनल एजुकेशन है या फिर जो वोकेशनल जो ट्रेनिंग है, उसे कहीं न कहीं जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है और उसके आधार पर जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ मैक्सिमम जो है इनोवेटिव जो मॉडल्स हैं उनको भी डेवलप किया जाए और उनके एक्सपेंशन के साथ क्या करें आप, जो वोकेशनल जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे उनको जॉब की इंश्योरिटी करें, ठीक है? और ये कुछ बातें हैं जो वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग के संबंध में इन्होंने कही है। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नहीं और काफ़ी समय लग जाएगा अगर हम हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ें तो। हायर एजुकेशन संबंध में क्या कह रहे हैं देखिए, अ, इन हायर एजुकेशन द 3 की एस्पेक्ट of expansion, excellence, and inclusion should be given preference. 1500 universities should be created by 2015. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ये कहा 2005 में कि 2015 तक यानी 10 साल के अंदर 1500 यूनिवर्सिटीज तो क्रिएट करनी ही है, ठीक है? जिससे कि जो हायर एजुकेशन है उसमें की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो सके या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन, देखिए अभी आप लोग ने 2019 का जो ड्राफ्ट है वो पढ़ा है, उसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ था कि जो नेशनल सॉरी जो हायर एजुकेशन है उसके लिए जितनी भी अलग अलग काउंसिल्स हैं उन सबको मर्ज करके एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी चाहिए और यही सिफारिश इन्होंने 2005 में भी की है। क्लियर हो गया? तो एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, IRAHE एब्रीविएशन है, फिर से कह रहा हूं कि जहां पे एब्रीविएशन मिलता है उसे आप सेपरेटली नोट डाउन कर लिया करें। which would be approachable for all the people and would accord degree granting power to universities for ensuring quality of the existing universities, frequent and regular curriculum revision, introduction of course credit system CCS, enhancing reliance of internal assessment, encouraging research and reforming governance of इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। एक तो ये कि 2015 तक 1500 यूनिवर्सिटीज क्रिएट करने की इन्हें सिफारिश की और दूसरा कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन को एस्टेब्लिश करने की इन्होंने बात कही है। देन मोर टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन मैथ्स एंड साइंस, मोर स्टूडेंट शुड बी अट्रैक्टेड टू मैथ्स एंड साइंस। अधिक से अधिक जो बच्चे थोड़े से भी आपको लगता है पढ़ने में अच्छे हैं तो उनको गणित और विज्ञान की ओर आपने अट्रैक्ट करना है। टू रिफ्रेश साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इन द कंट्री, टू एनकरेज दिस अ मैसिव साइंस आउटरीच प्रोग्राम शुड बी लॉन्च थ्रू द एडवांसमेंट अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो साइंस और मैथ्स के लिए अट्रैक्ट करने की बात कही जा रही है स्टूडेंट्स को, उसका जो मेन उद्देश्य है नेशनल वेलफेयर के लिए वो सिर्फ इतना है कि अगर बच्चा अधिक से अधिक विज्ञान और गणित की ओर आकर्षित होगा तो हमारे भारत को अच्छे अच्छे साइंटिस्ट या रिसर्चर्स मिल पाएंगे इजीली। ठीक है, देन रिवाइटलाइज्ड रिवाइटलाइजिंग द टीचिंग प्रोफेशन एंड रिवैम्पिंग टीचर ट्रेनिंग एट ऑल द लेवल। और इसके लिए क्या करना है कि जो टीचिंग प्रोफेशन है और जो टीचर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स हैं उनको हर लेवल तक क्या करना है, आपने अधिक से अधिक इम्प्रूव करना है, बहुत अच्छे तरीके से उसको डेवलप करना है ताकि जो टीचर्स हैं वो बच्चों को मैथ्स और साइंस के लिए अधिक से अधिक अट्रैक्ट कर सके। प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए कुछ विशेष बात इन्होंने नहीं कही है तो इस पर डिस्कशन ज्यादा नहीं करते हैं। ये स्लाइड आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। ओके, मोर क्वालिटी पीएचडीज, ठीक है, ये भी हमारे कंसर्न का सब्जेक्ट नहीं है तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और साइट पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय कम है
और बहुत लंबा ये वीडियो होता जा रहा है, ओके। और आप खुद जानते हैं कि इतना लंबा वीडियो काम का है नहीं, इसमें तो कुछ चीजें काम की वो हम डिस्कस करते हैं, बाकी आगे बढ़ते रहते हैं। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप स्पेशली मेंशन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। इट डिजर्व्स mentioning that more than one fifth of the students enrolled in higher education are in the open and distance education system। तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 1/15 जो भाग है विद्यार्थियों का, वो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में केवल ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से ही एनरोल्ड है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं भाई, 12th करने के बाद कई बार बच्चे होते हैं जो जॉब में लग जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो ओपन यूनिवर्सिटी से, इग्नू से, एटसेट्रा से क्या करते हैं, प्रोफेशनल या फिर एकेडमिक कोर्सेज करते रहते हैं अपना, राइट। सेटिंग अप ऑफ द नेशनल आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, improving regulatory structures, developing web-based common open resources, establishing a credit bank, and providing a national testing service are some measures to be taken for the revamping on डिस्टेंस एजुकेशन। तो इसके लिए क्या करना है हमको, जो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज होते हैं जो कि इजीली एक्सेसिबल होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, जैसे आप बैठे हुए हैं तो आप भी इजीली अपने मोबाइल फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ये कंटेंट को इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी में आपको पता ही है कि आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, राइट। कुछ एक एग्जाम के लिए प्रवेश परीक्षाएं होती है, अदरवाइज तो आप खुद जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की बहुत गंदे परसेंटेज भी हैं 12th में, तब भी वो बीएससी कर सकता है। जिसको कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कहीं भी किसी भी कॉलेज में बीएससी में एडमिशन नहीं मिल पा रहा होगा बिकॉज ऑफ परसेंटेज, ठीक है, तो वो इग्नू में आराम से बीएससी कर सकता है। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं बट आपका रेगुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो आप एक दूसरे कर सकते हैं या फिर किसी और ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं और वर्किंग मैन जो है वो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता है, तो वो भी ओपन में जाकर के अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। तो इसके लिए हमें ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के लिए ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। क्रिएशन ऑफ नॉलेज, तो देखिए क्रिएशन ऑफ नॉलेज कैसे क्रिएट करेंगे आप नॉलेज को, तो सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। For India to become a global knowledge leader, we would need to be at a forefront of creating knowledge। अगर हमें पूरे विश्व का एक कहें कि ज्ञान का पुंज बनना है या ज्ञान का नेता बनना है, नेतृत्व करना है, तो हमें कम से कम अपने जो बच्चे हैं उनको इस लायक बनाना है कि वो कुछ नॉलेज क्रिएट करने की ओर बढ़े। दिस रिक्वायर्स अ फेवरेबल इकोसिस्टम that not only protect the ingenuity of the creator but also rewards knowledge creation through commercial applications. For the same, a world-class IPR infrastructure, including steps to modernize the patent office and building global standards. A global technology acquisition fund also should also be established। तो इस प्रकार से अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करें तो कुछ जो हम कहते हैं कि आपने सुना होगा कई बार कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई बुक अगर पब्लिश करता है, उसका कुछ एक डिफरेंट कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, तो उसका वो पेटेंट ले लेता है। तो पेटेंट लेने पर क्या होता है, फिर कोई व्यक्ति उसकी जो कहें कि आइडियाज होते हैं या फिर जो व्यूज होते हैं उनकी चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए जिससे कि जो भी व्यक्ति कुछ नॉलेज क्रिएट कर रहा है या कोई भी इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा है तो उस पर उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, सॉरी इंटेलेक्चुअल राइट रहे, राइट। लीगल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक funded research, a legislation that would give universities and research institutions ownership and patent right should be passed to make public funded researches more accurate and useful। तो एक ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है जो कि विश्वविद्यालय या अनुसंधान जो संस्थान होते हैं उनको कहीं किस हद तक ओनरशिप और पेटेंट राइट दे सके। क्लियर हो गया।
नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन, तो NSSF, वो फिर से वही बात है कि एब्रीविएशन, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, शुड बी फाउंडेड टू लुक एट ऑल नॉलेज एज वन सीमलेस entity. The objectives of the NSSF would be to suggest policy initiatives to make India a leader in the creation and use of new knowledge in all areas of natural, physical, agricultural, health and social sciences. तो जो नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन बनेगा, उसका काम क्या होगा कि इंडिया में जो भी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है, उसके बेटरमेंट के लिए ध्यान दे और विशेषकर जो प्राकृतिक, भौतिक और कृषि, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों पर काम करे। ठीक है, इनोवेशन की बात करते हैं। As innovation is an inevitable factor for growth based on knowledge, innovative strategies and trainings should be encouraged and appreciated. आप सब जानती हैं कि भाई आपने सबने बीएड किया है, तो अब नवाचार नाम से आप एक टॉपिक पढ़ते थे भाई। आपसे कहा जाता था कि आप कोई भी अगर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ एक क्रिएटिव या इनोवेटिव आइडियाज के साथ आप अपने विचार रखें, या फिर अपना जो प्लानिंग है उसमें कुछ इनोवेशन लेकर के आए। ठीक है, अब ये इनोवेशन का क्या मतलब है? इनोवेशन मतलब ये है कि आप जब कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं और आप जान रहे हैं कि भाई कुछ ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाने पर बच्चों को उतना ज्यादा हेल्प नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने अपने तरीके ढूंढते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप क्या करें, जो आयोग है वो सजेस्ट कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो इनोवेटिव वर्क कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए और एप्रिशिएट करना भी चाहिए। देयर इज ऑल्सो नीड फॉर मोर इफेक्टिव सिनर्जी बिटवीन इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड द एजुकेशन सिस्टम। और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट है और जो एजुकेशन सिस्टम है, उनके बीच में एक क्या होना चाहिए, एक अच्छा संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं हम, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत का नारा मोदी जी दे रहे हैं। मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने ऊपर क्या हो, निर्भर रहें, आप किसी दूसरे पर निर्भर रहें। मतलब कि ये है कि आप जॉब पर निर्भर ना रहें। ठीक है, आप कुछ ऐसा करें कि जिससे आप भी पैसा कमाएं और सरकार को भी दें। ठीक है, बस सरकार से आप ये ना कहें कि भाई तुम हमको जॉब नहीं दे रहे हो। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, so, in this modern era, no one can deny the vital role of entrepreneurship in wealth creation and employment generation. Creation of the supportive business environment is an important step to be taken in this regard. तो आज के समय में, ये तो तब की बात है 2005 की, अब आज हम 15 साल और आगे आ गए हैं। तो आज के समय में हम ये सब जानते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, यदि वो थोड़ा भी क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है या फिर अपना मेहनत करता है, तो उससे वो वेल्थ भी क्रिएट कर सकता है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकता है। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आपकी इनकम तो होती ही होती है, साथ ही साथ उस बिजनेस में जो आपको सपोर्ट करने के लिए आप एम्प्लॉयज रखते हैं, उनको भी रोजगार मिल पाता है, राइट? तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की आवश्यकता है, जो कि बच्चों को या फिर कहीं युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने के लिए क्या करे, प्रेरित करे। फर्दर, फॉर्मिंग एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स एंड incubation centers as educational institutions would also be useful, and introduction of entrepreneurship in school and college syllabus has also been recommended by the commission। और कमीशन ने एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसे विद्यालय और महाविद्यालय के जो पाठ्यचर्या होती है उसमें शामिल करने के लिए भी सिफारिश की है। और इनका मानना है कि हमें जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसके साथ इसे लिंक कर देना चाहिए, ताकि बच्चे अपने अर्ली स्टेज से ही एंटरप्रेन्योरशिप के संबंध में जानकारी रखें और आगे बढ़ने का प्रयास उसमें करें। वरना होता क्या है, आप लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद फिर ग्रुप सी का हम वेट कर रहे होते हैं और उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, नॉलेज एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी हो गया है, या फिर आगे कंप्लीट करें इसको आज ही?
ये बहुत लेंथी होता है। अच्छा ठीक है, कमी है तो कर ही लेते कंप्लीट, ठीक है ना? ओके। नॉलेज एप्लीकेशन में देखिए, ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम, एज इंडिया हैज ग्रेट एंड unprecedented indigenous and medical heritage, major effort should be undertaken to provide quality education in traditional medicine. Evidence-based approaches should also be introduced into the current educational framework, possibly through institutions of the standard of IICS, Indian Institute of Sciences, ठीक है, IIT, Indian Institute of टेक्नोलॉजी, IIAM, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एटसेट्रा, विद commensurated financial outlays. Enough motivation should be offered for commercialization of traditional medicine. ठीक, तो नॉलेज एप्लीकेशन में सबसे पहले तो जो आप यूज करेंगे, जो नॉलेज अभी तक आपने क्रिएट किया है, जो नॉलेज आपने गेन किया है, उसका किस प्रकार से आप हेल्थ सिस्टम की फील्ड में उसका यूज कर सकते हैं, ये फिर एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं, इससे संबंधित कुछ बातें कही इन्होंने, ठीक है। देन एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है नॉलेज का, तो वो यही है ना कि आप अपने जो जीवन की जो क्वालिटी है उसको कैसे बढ़ाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो नॉलेज एप्लीकेशन फॉर एनहेंसिंग द वेल बीइंग ऑफ कॉमन पीपल, स्पेशली इन रूरल एरियाज, should be given preference when organizing educational systems. For the same, the setting up of Panchayat Gyan Kendra, पंचायत ज्ञान केंद्र पीजी के, इसको आप स्पेशल मेंशन कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, राइट, कि पंचायत ज्ञान केंद्र के सेटअप करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई है, तो बताइए, नेशनल नॉलेज कमीशन के द्वारा की गई है। थ्रू आउट द कंट्री वुड ऑल्सो बी रिकमेंडेड बाय द कमीशन। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं तो ई गवर्नेंस है, to improve the effectiveness of delivery of services by government, e-governance should be established in all the field of official sectors. ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो एनकेसी कंप्लीट होता है। थोड़ा सा स्पीड में मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया है, और इसलिए किया है क्योंकि वैसे स्पीड तो खैर क्या बोलते हैं, 42 मिनट्स हमको हो ही गए करते करते, इसलिए स्पीड में डिस्कस करना पड़ा है, बिकॉज इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम मैक्सिमम टाइम इसको दें, और वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। कुछ विशेष 4 से 5 बातें हैं वो आपने ध्यान रखनी है इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई इसका गठन कब हुआ, किसने किया, चेयरमैन कौन थे, एंड देन आफ्टर ये जो कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं वो उनके नाम क्या है, एब्रीविएशन जो जो आए थे वो आपको लर्न करने हैं, कौन से 5 मेजर एरियाज हैं वो आपको पता होने चाहिए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिलेबस में है स्क्रीनिंग के, तो डिस्कस यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। फिर भी कोई प्रश्न अगर आपका होगा तो आप पर्सनली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके देन।